कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर मोमो तो रोती है, कहती मम्मी आपने कहा था ना कि आप और मैं हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं और आप मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी। मैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप कहाँ हो। और सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक का, जहाँ मोमो तो रोती कहती आंटी माँ ने कहा था ना कि वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी और आपने उनकी फ़ोटो को इस ब्लैक बॉक्स में क्यों लगाया है। तो उसकी आंटी गुस्से में कहती तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। और अंकल कहते हैं तुम्हारा डैड भी तुम दोनों को छोड़ के तो भाग ही चुका था पहले का, वो भी तुम्हें नहीं चाहता, लगता है कि वो भी मर चुका है। अब ये सारी बातें सुनकर तो मोमो काफ़ी रोती है और वापस से मोमो का जहाँ चिड़िया कहती प्यारी सी बच्ची इतनी क्यों रो रही है। अभी मोमो उन्हें देखती है और वो कहती कि बाहर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है, तुम्हें घर जाना होगा ना। वो कहती हाँ, पर छोटी चिड़िया मुझे तो अपनी माँ को खोजना है ना, मेरी माँ पता नहीं कहाँ छुपी, मैं उन्हें तो खोजना चाहती हूँ। और वो जाती कि तभी सामने से तो कार आ जाती कि तभी पैशन आकर उसे गोद में उठा लेता है। अब मोमो से देखती रह जाती है कि पैशन कहता है बताओ अकेले तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें नहीं पता रोड को इस तरह अकेले क्रॉस नहीं किया जाता, बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो वो कहती मैं अपनी माँ को खोज रही हूँ और तभी वो तो बेहोश हो जाती है। फिर आगे से अस्पताल के जहाँ पर डॉक्टर तो पैशन को बहुत ही सुनाती है कि आपको नहीं पता आपकी बेटी को निमोनिया हो चुका है, थोड़ी भी आने में देर हो जाती तो हम उसे नहीं बचा पाते, आप काम में कितने बिजी रहते हो कि अपनी बेटी की केयर नहीं कर सकते। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से उसे तो टाइम पर खाना खाने को भी नहीं मिलता। बैशन को तो काफ़ी डांटती है कि सेक्रेटरी सोचता है मैं तो बॉस के साथ 10 साल से हूँ, पहली बार किसी ने बॉस से इस तरीके से बात की है। ये तो पक्का गुस्सा होंगे ना कि बैशन कहता है डॉक्टर आई एम सॉरी, मैं आगे से मोमो की केयर करूँगा। वो कैसी है। डॉक्टर कहते हो ठीक है आगे से तुम उसकी केयर करना और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ मोमो को होश आता है, कहती पापा आप मुझे यहाँ लेने आए हो, और जाने की बात करती है कि बैशन उसे रोकता है और उसके हाथों पर वो तो चोटों के निशान को देखता है और सेक्रेटरी से कहता है पता करो इसके बारे में सारी बातें कि इसके साथ ये सब कैसे हुआ। सेक्रेटरी वहाँ से जाता है और फिर आगे से रात का जहाँ पर बैशन तो सोया होता है कि मोमो जग जाती है और कहती मैंने अपनी माँ को अब तक तो नहीं खोजा और इन अंकल ने तो आज मेरी जान बचाई ना, ये कितने हैंडसम है, पर मुझे यहाँ से जाना होगा ना। और जाती कि तभी बैशन कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो मम्मा कहते हैं अंकल आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं आपको किसी परेशानी में डालना तो नहीं चाहती। तो बैशन उसे गोद में उठाता है और कहता है क्या बात है। तो मम्मा कहती है सब कहते हैं कि मेरी माँ के हादसे की वजह तो मैं हूँ, और अंकल आप तो कितने हैंडसम हो ना, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती, आप बहुत ही अच्छे हो। तो बैशन कहता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे हर्ट करे, पहले तुम बताओ तुम रोड पे क्या कर रही थी। तो मोमो कहती है आंटी ने कहा था कि माँ का रोड पे हादसा हो गया था, जिसके बाद माँ तो हेवन में चली गई और मैं अपनी माँ को बहुत ही मिस कर रही हूँ, इसलिए तो मैं उन्हें वहाँ खोज रही थी। मुझे पता है कि माँ मेरे साथ में हाइड एंड सीक प्ले कर रही है। अब ये सारी बातें सुनकर बैशन को तो बहुत ही बुरा फील होता है मोमो के लिए और कहता है तुम्हारे पास कोई और फैमिली मेंबर नहीं है। तो मोमो कहती अंकल आंटी ने कहा कि मैं उनके लिए तो बोझ हूँ। रोती कहती मेरी माँ मुझसे दूर चली गई और अब मुझे कोई नहीं चाहता कि यहाँ पर बैशन तो उसे चुप करवाता है और कहता है तुमने मुझे डैड कहा था ना, तुम्हें याद है। मोमो कहती मैंने कहा था। बैशन कहता हाँ मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बना सकता हूँ जिसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मोमो कहती क्या आप मेरे पापा बनना चाहते हो। तो बैशन कहता है हाँ। ये मोमो काफ़ी खुश होती, उसे गले लगाती। फिर आगे सीन बैशन के घर का, जहाँ वो तो मोमो के लिए ढेर सारा खाना बनवाता है। मोमो कहती डैडी क्या सारा खाना मेरे लिए है। तो वो कहता है ऑफकोर्स मेरी बेटी के लिए। और वो तो खाना खाते कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और बैशन को बताता है कि मोमो की माँ की डेथ तो हो चुकी है और इसका फादर भी इसे नहीं चाहता। मोमो तो अपने अंकल और आंटी के घर थी जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, इसे दिन भर भूखा रखते थे। अब ये सुनकर बैशन तो बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है सच में मोमो का फादर कितना ज़्यादा घटिया पर्सन है, वो इतनी प्यारी बेटी डिजर्व नहीं करता। और वो मोमो को देखता है 4 साल पहले की बात याद करता है, सीन फ्लैशबैक का, जहाँ पर बैशन कहता है सॉन्ग 4 साल हो चुके हैं, तुम कहाँ हो। ना ही मैं तुम्हें खोज पाया, ना ही मैं अपनी बेटी को खोज पाया, सब ने कहा कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर रोता है, कहते हैं लास्ट टाइम मैं अपनी बेटी को भी नहीं देख पाया। और वापस इन बैशन सोचता है अगर मेरी बेटी होती तो वो मोमो की एज की होती ना, इसी की तरह प्यारी और क्यूट।
लगता है मोमो का लाइफ में आना भगवान जी की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा है। फिर आगे सीन जहाँ पैशन मोमो के लिए ढेर सारे महंगे कपड़े मंगवाता है। मोमो कहती पापा ये ड्रेस मेरे लिए कितनी ब्यूटीफुल है, मैंने पहली बार इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस को देखा है। तो सेक्रेटरी कहता ऑफ कोर्स, भी शॉप को खोजने के बाद तो इतनी प्यारी ड्रेस हमने बाय की है, हम तो थक चुके हैं। कि पैशन कहता है चुप रहो और कहते मोमो से आज से तुम अपने पापा की लिटिल प्रिंसेस हो। अब यह मोमो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पैशन कहता है सेक्रेटरी से मोमो के अंकल आंटी के बारे में सारी बातें पता करो, मैं मोमो को अडॉप्ट करना चाहता हूँ ताकि मैं लीगली मोमो का फादर बन पाऊँ। फिर आगे सीन जहाँ मोमो कहती चल हम धूप में चलते खेलने के लिए, कि तभी वहाँ पर वो चिड़िया को देखती है जो कि बातें करते आपस में कि पैशन के ऊपर तो हमला होने वाला है। तभी मोमो कहती क्या पापा की जान खतरे में है। कि चिड़िया कहती क्या ये हमारी बातें सुन सकती है। कि मोमो कहती है मुझे सारी बातें बताओ। अब चिड़िया तो कार के नीचे छुपे हुए डिवाइस के बारे में बताते हैं। ये सुनते मोमो तो भागते हुए जाती है पैशन के पास और कहती पापा तो बुरे लोग तो आपकी कार को बर्बाद करना चाहते हैं। पैशन तो हंसता है, कहता है क्या तुम्हें बुखार भी तो नहीं है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, पापा को काम पर जाना है ना, तुम घर पे आराम करो। तो वो कहते नहीं पापा आप नहीं जा सकते, आप गए तो आपकी डेथ हो जाएगी। पैशन कहता है किसने कहा तुमसे। तो मोमो कहती मुझे चिड़िया ने सारी बातें बताई है, सबने अपनी आंखों से देखा था। तो पैशन कहता तुम भी ना, ये सारी बातें बस इमेजिन होती हैं, चिड़िया बातें नहीं करती ना। कि तभी मोमो पैशन के पैर को पकड़ लेती, कहते नहीं आप नहीं जा सकते। तो पैशन उसे गोद में उठाता है, कहता है ठीक है चलो हम कार को जाकर चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा हिडन डिवाइस छुपा है, फिर हम चलेंगे। और वो तो कार के पास जाता है, कहते बताओ उस चिड़िया ने तुमसे क्या कहा था, वो डिवाइस कहाँ छुपा है। तो मोमो कहती वो ना कैरेज के नीचे छुपा है। अब यह पैशन तो झुक के देखता है, उसे पता चलता है कि मोमो की सारी बातें तो सच है। मोमो को वो तो गोद में उठाता है, कहते बेबी हम सेफ प्लेस चलते हैं। और सिक्योरिटी को फ़ोन करता है, कहता 10 मिनट के अंदर डिस्पोजल टीम को यहाँ बुलाओ। फिर आगे सिन गार्डन का जहाँ मोमो तो गेम प्ले कर रही होती है कि सेक्रेटरी बताता है सारी बातें शॉर्ट आउट हो चुकी, पर ये सब किसने किया होगा। तो पैशन कहता है मेरे दुश्मन की कमी तो है नहीं ना बिजनेस की दुनिया में, उन्हीं सबका काम तो होगा। तो सेक्रेटरी कहता है कि मिस मोमो ने कहा। तो सेक्रेटरी कहता है यंग लेडी ने कहा कि बर्ड्स ने उन्हें सारी बातें बताई थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, चिड़िया बातें नहीं करती ना। कि तभी वहाँ पर तो मोमो आती है। तो पैशन कहता है बेबी तुमने कहा कि बर्ड्स ने तुम्हें सारी बातें बताई थी, तो क्या तुम्हें बता सकते कि किस बैड अंकल ने सब किया था। वो कहते पापा मुझे उनसे जाके बात करनी होगी ना। और बोलती लिटिल बर्ड्स क्या तुम जानती हो कि वो बुरे अंकल कौन थे। तो चिड़िया कहती कि हम बिना किसी फायदे के हेल्प क्यों करें, हमें खाने के लिए ना ढेर सारे बग्स चाहिए। तो मोमो कहती बताओ तुम्हें कितने इंसेक्ट चाहिए। तो बर्ड्स कहते हैं हमें तो 200 चाहिए। तो मोमो कहती पापा उन सब ने कहा है ना कि आप उन्हें खाने के लिए पहले 200 बक्स दो, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस सच में आप इनकी बात पर भरोसा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पैशन कहता है मेरी बेटी जो भी कहती है उसकी सारी बातें पूरी होनी चाहिए, मुझे इस पर भरोसा तो है ना। फिर आगे सीन जहाँ पर पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो बगीचे में वॉर्म्स को खोजना स्टार्ट कर देते हैं और सेक्रेटरी कहता है एक वॉर्म के सबको 2000 रुपये मिलेंगे। अब ये सारे एम्प्लॉय तो काम पर लग जाते हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर मोमो जाती हैं चिड़िया के पास उनका खाना लेकर और कहते बताओ किसने किया था। कि वो यहाँ पर तो सारी बातें बताते हैं। अब ये देखकर पैशन सोचता है कि सच में मोमो बर्ड्स की बातें समझ पाती है। और तभी मोमो कहती पापा बर्ड्स ने बताया है कि वो 2 अंकल जो आपका बुरा चाहते हैं उनमें से एक टॉल है, उनके फेस पर ना ब्लैक मोल है बड़ा सा, और दूसरे अंकल ना छोटे हैं और वो लंगड़े भी हैं। फिर आगे से रात का जब मोमो कहती पापा क्या पुलिस ऑफिसर को वो बैड अंकल मिले। तो पैशन कहते बेबी सारी बातें जाने दो, तुम जाकर सो जाओ। तो वो कहती नहीं मुझे अपनी पापा की सेफ्टी की बहुत ही ज़्यादा चिंता है। तो पैशन सोचता है इससे मेरी कितने केयर है ना। कि तभी सेक्रेटरी का उसे फ़ोन आ जाता है। वो कहते सच में यंग लेडी की सारी बातें सच्ची थी, वो दोनों तो एयरपोर्ट भाग रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन सब ने खुद एग्री किया कि सब करने के लिए उन्हें तो सन ग्रुप ने कहा था। तो पैशन कहता है लास्ट टाइम तो सन ग्रुप ही मुझसे प्रोजेक्ट में हारा था। और सेक्रेटरी बताता है कि मिस मोमो के ही क्लू देने के बाद पुलिस उन दोनों को खोज पाई है, हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए ना। क्या पैशन तो बहुत ही खुश होता है, कहता सच में तुम तो मेरी लिटिल हीरो हो, तुमने पापा की जान बचा ली और वो बैड अंकल भी ना पकड़े गए। और मोमो तो बहुत ही खुश होती है कि पैशन कहता है सच में तुम बर्ड्स की भाषा को समझ पाती हो, वो तुमसे बातें करते हैं। तो मोमो कहती हाँ बर्ड्स की और सारे छोटे एनिमल्स की भी भाषा मैं समझ पाती हूँ।
और सोचती क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरे साथ में कोई भी बच्चे नहीं खेलते थे, मैं अकेली हो जाती थी और तभी ये छोटे छोटे एनिमल्स मुझसे बातें करते थे। इसलिए लगता है कि मैं समझ जाती हूँ कि मुझसे वो एनिमल्स क्या कहना चाहते। और पैशन परेशान हो जाता है, कहता है मोमो मैं जानता हूँ कि तुम स्मॉल एनिमल्स की बातें समझ सकती हो, पर तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तो मोमो कहते क्यों? पैशन कहता है क्योंकि दुनिया में बुरे लोग होते हैं ना, उन्हें पता चला तो वो तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेंगे और मुझसे तुम्हें दूर लेकर चले जाएंगे। सारी बातों को तुम सीक्रेट रखोगी? तो मोमो कहती हाँ पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर आगे से रात का अंजा पैशन तो मोमो को सुला देता है और वो तो अपने ड्रॉअर में अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को देखता है और कहता है सॉन्ग, मेरी प्यारी सी बेटी ने मुझे कहा कि उसे मेरी बहुत ही ज़्यादा परवाह है, और इससे पहले तुम तो मुझे सारी बातें कहती थी ना कि तुम्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा परवाह है। 5 साल हो चुके पर मैं तुम्हें तो भूल नहीं पाया। फिर आगे सीन जहाँ पर पैशन मोमो को अपने घर लेकर आता है। वो कहते डैड ये घर तो बिल्कुल परियों की स्टोरी में जो महल होते हैं ना वैसा दिखाई दे रहा है। तो पैशन उसे गोद में उठाता है और कहता है कि तुम पापा की प्यारी प्रिंसेस हो, तो ये प्रिंसेस वाला घर तुम्हारे लिए। तो वो कहती पापा क्या ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मुझे पसंद करेंगे? अंकल आंटी ने कहा था ना कि मैं सबसे अनोइंग हूँ। तो पैशन कहता है मोमो जिसने तुम्हें परेशान किया है ना, मैं उन सबको पनिशमेंट तो ज़रूर दूंगा, और तुम मेरी नज़रों में ना दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा प्यारी बेटी हो, तुम सा कोई नहीं है, तुम सबसे क्यूट हो। और ये सुनकर मोमो बहुत ही खुश होती है। फिर आगे सब तो घर आते जहाँ पैशन के मम्मी पापा मोमो को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर बाई कहते पैशन ये लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देती है। और दादी कहती मेरे पास अपनी प्यारी सी पोती के लिए प्यारा सा तोहफा है। वो तो मोमो को अपना खानदानी पेंडेंट देने की बातें करती है कि मोमो कहती ग्रैंड माँ थैंक यू। फिर आगे जहाँ तो मिस बाई को अपना पेंडेंट मिलता नहीं है और उसी रूम में तो मोमो की आंटी सफाई कर रही होती है। मिस बाई कहती सर्वेंट से मेरा पेंडेंट कहाँ गया? कि वो कहती मुझे क्या पता, आपकी याददाश्त ना कमज़ोर हो चुकी है। अब यहाँ मोमो के आंटी की नज़र तो सारे गहनों पर होती। फिर यहाँ से मोमो का जो कि बगीचे में खेल रही होती है कि वहाँ पर वो तो चूहों को देखती है। वो कहते हमने तो बस एक छोटा सा बिस्किट ही चुराया है, इसमें क्या गलत है? पता है वो सर्वेंट तुम्हारी दादी की सारी महंगी चीज़ों को चुराती है। अब मोमो को सारी बातें बताती कि तभी वहाँ पर मोमो के अंकल आ जाते हैं और गुस्सा करते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करके यहाँ तक आने की? और तभी वहाँ मोमो की आंटी आ जाती हैं और मोमो को ढेर सारी बातें सुनाते हैं कि तुम सच में कितनी अनलकी हो अपनी माँ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और मोमो काफ़ी गुस्सा होती, वहाँ से चाहती कि मोमो के हाथों को पकड़ लेते हैं और उसे बेचने की बातें करते हैं पैसों के बदले। कि तभी वहाँ पर मोमो डॉगी को देखती है और वो तो मोमो की तरफ आता है कि मोमो कहती है लिटिल पपी जाकर पापा को यहाँ बुलाकर लेकर आओ, मुझे प्लीज़ बचा लो। अब ये सुनते हुए पपी भागते हुए जाता है बाईशेन के पास, जहाँ पर मिस्टर बाई कहते पैशन सच कहना कि मोमो तुम्हारी इनलीगल बेटी तो नहीं ना? वो कहता है पापा कैसी बातें कर रहे हो? तो मिस बाई कहती है उसका फेस तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देता है। अब तभी याबो आकर तो पैशन की पैंट को खींचना स्टार्ट कर देता है। तो पैशन कहते क्या कर रहा है और वो उसे गार्डन में लेकर जा, जहाँ पर अंकल मोमो को लेकर जाते कि मोमो उनके हाथों पर बैठ कर लेती। अब अंकल यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होते कि तभी वहाँ पैशन आके उन्हें रोक लेता है, उनके वो तो 12 बजा देता है। अब वो तो माफ़ी मांगते कहते हमें नहीं पता था कि लड़की आपकी बेटी है। कि यहाँ पर पैशन तो मोमो को गोद में उठाता है, कहता है तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। अब आंटी कहती कि मोमो हमारी फैमिली की बेटी है। तो पैशन कहता है मैं मोमो को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर उन दोनों को काफ़ी लालच आता है और वो तो पैसों की डिमांड करते हैं। तो पैशन उन्हें पैसों का चेक देता है और बदले में उनसे तो हाउस की रजिस्ट्री मांगता है। फिर आगे सीन अडॉप्शन सेंटर का, जहाँ पर पैशन तो दोनों को पैसे देता है और वो मोमो को यहाँ तो गोद लेता है। मोमो काफ़ी खुश होती, कहती पापा आज से मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। तो पैशन कहता हाँ आज से तुम मेरी बेटी हो ऑफिशियली। अभी अंकल आंटी बहुत ही खुश होती कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती, दोनों की गिरफ्तारी होती है। और पैशन तो अपने खानदानी पेंडेंट को दिखाता है, कहते तुम्हारे घर से मुझे मिला और तुमने और भी ज्वेलरीज मेरे घर से चुराई है, साथ ही में तुमने मोमो को बहुत ही परेशान किया है। इसकी फुटेज भी पुलिस को तो मिल चुकी है। आंटी कहती पर तुम्हें कैसे पता है कि मोमो याद करती है? जब वो कहती पापा मुझे मौसी ने बताया ना कि इन सबने मेरी दादी का पेंडेंट चोरी किया है। और वापस से जहाँ अंकल आंटी को पुलिस लेकर तो चली जाती है। और तभी पैशन कहता है मोमो पास्ट की सारी बुरी बातें खत्म हो चुकी हैं, आज से बस तुम्हें हैप्पीनेस ही मिलने वाली। यहाँ पर मोमो बहुत ही खुश होती है। फिर आगे से मॉर्निंग का जब मोमो तो चिड़िया से बातें करती है। वो सब कहते मोमो तुम्हें अपने अंकल को बचाना होगा। वो कहती अंकल मेरे पापा के भाई? तो वो कहते हाँ।
वो 3 दिन से भूखे प्यासे नदी किनारे बैठे हैं और अपने व्हीलचेयर को वो तो पानी में ढकेल रहे थे, हमने देखा। तभी सुनते मोमो भागते जाती कहती पापा आप कहाँ हो, कि तभी पैशन उसे गोद में उठाता है, कहता है बिना चप्पल के घर में नहीं भागते और पहले फेस को वाइप कर लो ना, क्या तुमने ब्रश किया, कि वो कहती है। तो मोमो कहती ब्रश बाद में करेंगे, अंकल को बचाना होगा। लिटिल बर्ड ने बताया कि अंकल तो नदी किनारे गए हैं। अभी सुनते पैशन तो वहाँ से जाता है फिर आगे से इनकार का, जहाँ पर मोमो कहती है कि बर्ड्स बता रहे उस वाले रास्ते जाना है, पापा जल्दी करो और अंकल को हम नहीं बचा पाएंगे। और यहाँ पर पैशन तो चिड़िया का पीछा करता है। फिर आगे से नदी किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ पैशन तो व्हीलचेयर को देखता है, कहता है ये तो टैंक की है और मोमो से कहता है तुम मेरे यहाँ वेट करो, मैं तुम्हारे अंकल को लेकर आता हूँ। और वो तो पानी में कूद जाता है, जहाँ पर मोमो तो फिश को देखती है और कहती क्या तुमने मेरे अंकल को देखा, वो व्हीलचेयर पे बैठे थे। तो यहाँ फिश बातें करते हैं, कहते हैं हाँ, उसका डायरेक्शन बताते हैं। तो मोमो कहती पापा वहाँ नहीं जाना, पत्थर को फेंकती है और पैशन को रोकती है, कहती पापा आपको उस साइड जाना है। और बोलती लिटिल फिश क्या तुम सब मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं तुम्हें रिपे करूंगी। तो फिश कहते कि हमें ना फिश वाला फूड चाहिए। तो मोमो कहती हाँ मैं तुम सबको ढेर सारा खाना दूंगी, प्लीज़ पापा की हेल्प कर दो। अब यह पैशन तो पानी में जाता है, जहाँ उसका भाई टैंक तो बेहोश होता है और वो उसे उठा नहीं पाता कि तभी वहाँ पर ढेर सारे फिश आ जाते हैं और सब यहाँ पर तो पैशन की हेल्प करते टैंक को पानी से बाहर निकालने में। और मोमो तो भगवान जी से प्रार्थना करती है पैशन की और टैंक के बाहर आने की, कि तभी बाहर तो दोनों आ जाते। मोमो बहुत ही खुश होती है और पैशन तो फिश को देखता है और कहता है पक्का है सब तो मोमो ने किया होगा, उसने फिश से हेल्प मांगी होगी, मेरी बेटी सच में दुनिया में सबसे लकी स्टार है। फिर आगे सीनो सब तो टैंक को लेकर अस्पताल आ जाते हैं, जहाँ टैंक तो ऑपरेशन रूम में होता है और यहाँ पर मोमो और पैशन उसका वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर तो बाई फैमिली भी आ जाती है। अम्मा तो अपने बेटे के लिए काफ़ी यहाँ पर रोती है और यहाँ पर डैड तो काफ़ी गुस्सा होते टैंक पे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। कि तभी बाहर डॉक्टर आती और कहती पेशेंट अभी सेफ है। अच्छा हुआ आप टाइम पर आके 1 मिनट भी लेट होता तो हम उन्हें नहीं बचा पाते। फिर सब तो डॉक्टर को थैंक यू कहते हैं और मिस बाई कहती मोमो से तुम्हारा हमारी फैमिली पर बहुत ही बड़ा एहसान है, तुम सच में हमारी फैमिली के लिए ना वरदान हो। फिर आगे सीन जहाँ पर टैंक को होश आता है और पैशन गुस्से में कहता है क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भर रहा है। तो वो कहते भाई आप जानते हो ना डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी चल नहीं सकता, मैंने कितनी मेहनत से इंटरपॉल के एग्जाम को पास किया था, मेरा सपना पूरा होने वाला था पर अब मैं तो यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ। तभी पैशन तो टैंक के लगा देता है, बोलते तुमने फिर से ऐसा कहा ना तो मैं तुम्हें बाय फैमिली से निकाल दूंगा। क्या तुमने सोचा तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता। माँ तुम्हारे लिए कितना रो रही थी और पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान थे, उनके बारे में सोचा तुमने। तुम्हारे ऑफिसर बनने का सपना क्या तुम्हारे जिंदा होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे बातें सुनाता है कि टैंक कहता है मैं आप सब पर बोझ बन चुका हूँ और मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता, मेरे दर्द के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और पैशन चला जाता है कि मोमो टैंक को रोकती है और कहती अंकल मेरा नाम मोमो है और मैं अपनी पापा की बेटी हूँ। अब यह मोमो अपनी माँ की डेथ के बारे में और पापा ना मिलने के बारे में, घर के बारे में सारी बातें बताती है। तो टैंक सोचता है मुझसे ज़्यादा तो इसने अपनी लाइफ में सहा है। और मोमो कहते अंकल मानती हूँ कि लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन माँ ने कहा था कि अगर पर्सन हार ना माने तो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, उसे बस हैप्पी रहना चाहिए, भगवान जो उसकी हेल्प करते हैं। अभी सारी बातें सुनकर यह टैंक को तो बुरा फील होता है मोमो के लिए और उसे खुद पर गुस्सा आता है कि टैंक उसके हाथों में कैंडी देती है और कहती पिंकी प्रॉमिस करो कि आज से आप हमेशा हैप्पी रहोगे। अब टैंक तो मोमो को प्रॉमिस करता है और सारी बातें देखकर दूर से पैशन तो खुश हो रहा होता है। फिर वो तो डॉक्टर के पास जाता है और टैंक के पैरों को ठीक करने के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बताते हैं आपके भाई के पैरों को तो बस ओल्ड मास्टर जी ही ठीक कर सकते हैं। कि तभी सारी बातें मोमो सुनती है और आती ही बाशन के पास कहती पापा मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। तो बाशन कहते बेबी मास्टर जी बहुत ही गुस्सेल पर्सन है, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मोमो कहती है मैं स्माइल दे दूंगी और वो खुश हो जाएंगे। मम्मी कहती थी कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ। अब ये सुनकर बाशन सोचता है सच में मोमो की स्माइल देखकर कोई भी हाँ कह सकता है और ये मेरी फैमिली का लकी चार्म है ना, और साथ में ले जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर बाय फैमिली आ जाती टैंक से मिलने के लिए और उन्हें मिस्टर जी के बारे में पता चलता है। कि तभी याओ यहाँ पर तो मोमो से बातें करता है कि मिस्टर बाय कहते अभी से क्या हुआ। तो मोमो कहती जो कहना है धीरे कहो। अब यह वो मोमो को सारी बातें समझाता है कि मोमो कहती ग्रैंडपा उसने कहा कि आपके पेट में ना बड़ा सा रॉक है, उसे आपको निकालना होगा।
वरना बड़ा रॉक ना बैड गाय बन जाएगा। तो भाषण कहता है पापा जो कहा है मोमो ने आपको करना होगा वो अस्पताल में चेकअप करवाने की बातें करता है। तो मिस्टर बाई कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो फिट एंड फाइन हूँ। और मोमो से कहते हैं हम इंसान हैं और हम डॉग की भाषा नहीं समझ सकते, ये भी ना यूं ही कह रही है। और भाषण को डांटते हैं कि बच्चों को बेवजह का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो तभी भाषण कहते हैं पापा मोमो की बातें हमेशा सच होती और इस सच में छोटे एनिमल्स की बातें समझ सकती है। और वो तो मना करते हैं कि मोमो तो मिस्टर बाई की पैर पकड़ लेती, कहती ग्रैंडपा प्लीज़ मैं आपको हेल्दी देखना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है मैं अपनी पोती के लिए इतना कर ही सकता हूँ ना। तो मोमो ने गिफ्ट में कैंडी देती। यहाँ पर सब तो बहुत ही खुश होते। फिर आगे सीन जहाँ पर भाषण जाता है मास्टर जी से मिलने के लिए। अब यहाँ पर उनका सर्वेंट तो मिलने से साफ साफ मना कर देता है कि वो कहते हैं हमें उनसे बस एक बार मिलना है। और वो दरवाज़ा बंद करने जाते हैं कि मोमो कहती मुझे ग्रैंडपा जी से मिलना है, पता है मैं उनके लिए पेंटिंग लेकर आई हूँ। तो सर्वेंट सोचते ये प्यारी सी बच्ची कितनी मीठी मीठी बातें करती ना, इन्हें देखकर पक्का मास्टर खुश होंगे। फिर वो तो मोमो को और भाषण को अंदर आने देते हैं। जहाँ मोमो कहते ग्रैंडपा जी हेलो मेरा नाम मोमो है और मैं आपके लिए पेंटिंग लेकर आई हूँ। मैंने ग्रैंडपा की फ़ोटो बनाई। अब इसे देखकर ग्रैंडपा को अपना खोया हुआ पोता ताऊ याद आता है जो कि उनके लिए हमेशा इसी तरह से पेंटिंग बनाया करता था और वो बहुत ही खुश होते थे उसकी पेंटिंग देखकर। वो मोमो के यहाँ पर थैंक यू कहते हैं और बोलते भाषण सच में तुम काफ़ी लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी प्यारी बेटी है। और वो अपने पोते के बारे में बताते हैं। तो मोमो कहती वो कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। तो ग्रैंडपा बताते हैं तुम्हारा बड़ा भाई खो चुका है, हमें वो अब तक नहीं मिला पर मुझे भरोसा है एक दिन वापस घर जरूर आएगा। और तभी भाषण को कंपनी से फ़ोन आता है। तो ग्रैंडपा जी कहते तुम कंपनी जा सकते हो, मैं हूँ ना मोमो की केयर करने के लिए, तुम इसे वापस लेने आ जाना बाद में। अब मोमो यहाँ पर ग्रैंडपा जी के साथ रुकने की बातें करती, कहती पापा मुझे उस कैट के साथ में ना प्ले करना है, वो कितनी क्यूट है ना। तो सर्वेंट कहता है बहुत दिनों बाद तो मास्टर इतने खुश हुए हैं, बस कुछ टाइम के लिए अपनी बेटी को आप यहाँ रहने दो, हम इसकी केयर करेंगे। तो भाषण कहते हैं मोमो मैं तुम्हें लेने जल्दी आऊँगा और वो बाय कह के चला जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर मोमो तो जूस पी रही होती और वो तो ग्रैंडपा जी को अल्ट्रामैन की स्टोरी सुनाते कि वो दुनिया को बचाते थे, वो बहुत ही अच्छे थे, पता है वो मेरे अंकल ही थे पर वो अब 0 हो चुके हैं, उनके पैरों में चोटें आई हैं, वो चल नहीं सकते। अभी वो तो अंकल टैंक को ठीक करने की बातें करती है। अंकल को ठीक कर सकते हो? तो ग्रैंडपा जी कहते हाँ मैं कर सकता तो हूँ, लेकिन अभी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरे हाथ पर काफ़ी कांपते हैं, तो मैं किसी को ठीक कैसे कर सकता हूँ, काश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाता। और तभी वहाँ मिस्टर जी के बेटे आते, बोलते कि तुम्हें मेरा पोता मिला? तो वो कहते हैं नहीं। और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड जूली होती है और ग्रैंडपा जी तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मोमो कहते ग्रैंडपा जी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी जूली कहती है अब ये बिना दिमाग की लड़की कौन है और किसकी है? तो ग्रैंडपा जी कहते तमीज से बातें करो, ये मेरी मेहमान है। तो जूली गुस्से में कहती ताऊ को गुम हुए 2 साल हो चुके और मेरे और आपके बेटे की शादी को भी 2 साल हो चुके, पर अब तक तो बस आप दोनों ताऊ के बारे में सोचते हो, मेरे बारे में क्या? मैं खुद का बच्चा चाहती हूँ। और गुस्से में जाती कि जिन उसे रोकता है, कहता है ताऊ मिलने के बाद पक्का हमारा बेबी होगा, डोंट वरी। तो जूली गुस्से में कहती है ताऊ की माँ की डेथ हो चुकी है और ताऊ भी गुम हो चुका है, फिर भी तुम सब सारी बातें क्यों नहीं भूल रहे? कि तभी कैट गुस्से में जूली के पास जाती है। अब जूली तो कैट को घर से निकालने की बातें करती है। तो ग्रैंडपा जी कहते मेरी कैट बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करती। और तभी मोमो तो कैट के पीछे जाती है और कहती बताओ तुम क्या बताना चाहती थी? कि यहाँ पर कैट तो जूली और ताऊ के बारे में सारी बातें बताती। कि तभी वहाँ पर गुस्से में जूली आ जाती है और गुस्से में कहती तुमने कहा कि तुम ताऊ को खोज के ला सकती हो, वो भी ग्रैंडपा जी के सामने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, मैं तुम्हें पनिश करती हूँ। कि तभी वहाँ पर भाषण आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। जूली को वो धक्का मार देता है और मोमो को गोद में उठाता है, कहता है मेरी बेटी को टच करने की भी हिम्मत मत करना, अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कि तभी वहाँ पर ग्रैंडपा जी आ जाते हैं और कहते हैं मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो भाषण गुस्से में कहता है आपने कहा कि आप मेरी बेटी की केयर करेंगे, पर देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया था कि आप मेरे भाई के पैरों को ठीक कर दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मिलकर मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। वहाँ से मोमो को लेकर तो चला जाता है। फिर आगे सीन कार का जहाँ पर भाषण गुस्से में कहता है जिन कंपनी सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। कि तभी मोमो कहती पापा गुस्सा मत करो, मैं खुद वहाँ से दूर गई थी कैट से बात करने। कैट ने बताया कि उसने देखा है कि आंटी जूली तो भैया ताऊ को पसंद नहीं करती थी। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर जूली कहती है
कुछ भी हो जाए ताऊ जी फैमिली में वापस आना नहीं चाहिए और वो ताऊ को तो गाँव भेजने की दूर बातें करती है और कहती है इसके जाने के बाद तो जी फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अब ये सारी बातें दूर से कैट तो देखती है और ये सारी बातें मोमो बैशन को बताती है और कहती पापा मुझे ग्रैंडपा जी के लिए बहुत ही बुरा फील होता है, क्यों ना हम उनकी हेल्प करें। भले ग्रैंडपा जी हमारी हेल्प ना करे पर ताऊ को घर लाना जरूरी तो है ना, वो अपने ग्रैंडपा को कितना मिस कर रहा होगा। कहते सच में मेरी बेटी कितनी प्यारी है और कितनी समझदार है। ठीक है तुम जो कहो। और यहाँ पर सेक्रेटरी से जूली के गांव के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर आगे सीन जूली के गांव का, जहाँ पर बैशन और मोमो पहुंच जाते हैं, जहाँ सेक्रेटरी और बैशान तो गाँव वाले से ताऊ के बारे में पूछताछ करते हैं लेकिन गाँव वाले कुछ भी बताने से मना करते हैं। फिर आगे सिंह जहाँ पूछते पूछते पुराने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए आती खेती मेरा बेटा कहाँ है, बता तुमने उसे कहाँ छुपा है। कि वो औरत तो रिया की लगा देती है और कहते हम सॉरी ये लड़की पागल हो चुकी है। तो बैशन कहता है पर इसने कहा कि इसका कोई बेटा है। कि यह ओल्ड लेडी तमाशा करती है और बैशन और मोमो को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी मोमो जाती है मुर्गियों के पास और वो ताऊ के बारे में उनसे पता पूछती कि सब बताते कि उन सब ने ताऊ को कहाँ छुपाया है। तभी मोमो कहती रिया आंटी की सारी बातें सच है, यहाँ पर एक छोटा लड़का है। अब यह मिस रिया तो पागल होने का नाटक करती है और मोमो से तो हेल्प मांगती। अब यह मोमो तो भागते जाती बैशन को लेकर घर के पीछे वाले साइड में, जहाँ उन सबको तो ताऊ मिल जाता है झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ। अब यह पुलिस ऑफिसर तो उन सबको पकड़ लेते हैं कि वो सब कहते कि हमारे घर का बेटा है, तुम सबके पास क्या प्रूफ है कि हम सब बुरे लोग हैं। कि तभी वहाँ पर मिस रिया आती हैं और कहती है इस पेपर पर दोनों के अंगूठे के निशान है, इन सब ने ताऊ को मिस जूली से खरीदा था और यह वो डीएनए करवाने की बात करती है। बताती इन सब ने मुझे भी अपने घर में कई सालों से बंदी बनाए रखा, इन सब से बचने के लिए मैंने पागल होने का नाटक किया। इन सब ने मेरा मेंटली और फिजिकली फ़ायदा उठाया, मुझे कई जगह बेचा। मैंने सोचा मैं जी के अब क्या करूँगी। कि तभी मेरी लाइफ में ताऊ आया और मैंने सोचा कि मैं ताऊ के लिए ज़िंदा रहूँगी ताकि मैं ताऊ को इससे बचा पाऊँ। अब ये वो पुलिस को सारे प्रूफ देती है और ताऊ कहते मम्मी कि मिस रिया कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ पर हाँ मैं तुम्हारी फैमिली तो हूँ ना। अब से हम दोनों अपनी अपनी फैमिली वापस जाएंगे, एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे। और कहती मोमो से थैंक यू सो मच मुझे यहाँ से बचाने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए। तो मोमो कहती है आंटी पुलिस ऑफिसर आपकी हेल्प करेंगी आपको आपके घर पहुँचाने में। और कहती पापा वो 2 मुर्गियाँ भी हमारे साथ हमारे घर जाएंगी। तो बैशन से गोद में उठाता है। तो मोमो कहती मैंने उन 2 मुर्गियों से प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एड्रेस बताएंगी तो मैं उन दोनों को सुबह नहीं दूंगी। तो बैशन कहता ठीक है हम दोनों मुर्गियों को अपने घर के बगीचे में रखेंगे, तुम उनके साथ में प्ले करना। अब यहाँ उल्लू फैमिली को तो जेल हो जाती है। फ्रैक्सन अस्पताल का, जहाँ पर मोमो ताऊ को तो कैंडीज देती हैं और कहती तुम्हारे पापा और ग्रैंडपा यहाँ पर आने वाले हैं। तो ताऊ कहता है मुझे याद नहीं। मोमो कहती कोई बात नहीं, उन्हें तुम याद तो हो ना और तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कि तभी वहाँ पर तो मिस्टर जी आ जाते हैं और मिस्टर जिन भी अपने पोते और बेटे को देखकर वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ पर तो जूली आ जाती है और वो इल्ज़ाम लगाती है कि सारी बातें झूठी है। क्या बैशन तो डीएनए की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है ताऊ ही मिस्टर जी का बायोलॉजिकल पोता है और मिस्टर जिन का बेटा भी। एक बार जूली की सच्चाई सबके सामने आ जाती कि उसने ताऊ को तो जी फैमिली से दूर किया था। अब इसकी यहाँ पर तो गिरफ्तारी हो जाती है और मिस्टर जी बहुत ही खुश होते, कहते पता है मेरे दिल की बीमारी अब ठीक हो चुकी है, मैं तुम्हारे अंकल के पैरों को अब ठीक कर सकता हूँ। यहाँ मोमो बहुत ही खुश होती है और उसे यहाँ पर एक नया दोस्त मिल जाता है ताऊ। और यहाँ बैशन तो मोमो को ग्रैंडपा की सर्जरी के बारे में बताता है। फिर आगे से मिस्टर बाई का वो मोमो को थैंक यू कहते कि उनके पेट में तो किडनी स्टोन हो गया था और मोमो के बताने के बाद तो उनकी सर्जरी हो चुकी, उनकी तबीयत तो अब ठीक है। और तभी अस्पताल में भागते हुए सेक्रेटरी आ जाता है, बताता है बॉस मैंने पता किया कि आपकी बेटी जिंदा है, बस वो गायब है, हमें उन्हें खोजना होगा। अब इस सुनकर तो बैशन काफी खुश होता कि तभी मोमो सोचती है पापा की बायोलॉजिकल बेटी मिलने के बाद वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। कि तभी बैशन कहते मोमो क्या तुम मेरी बेटी खोजने में हेल्प करोगी। मोमो कहती हाँ पापा। अब यह बैशन तो बहुत ही खुश होता है। फिर आगे सीन जहाँ पर मोमो छोटी सी फोटो दिखाती है और कहती क्या तुम सब ने इसे कहीं देखा है। तो बर्ड्स कहते हैं ये तो बस 1 महीने की फ़ोटो है ना, अब ये लड़की बड़ी हो चुकी होगी, हमें क्या पता कैसी दिखाई देती है। तो मोमो कहती पर हमारे पास तो बस ही एक फ़ोटो है। तो चिड़िया कहती मोमो तुम्हें डर नहीं लगता अपनी बायोलॉजिकल बेटी मिलने के बाद पैशन तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना तो तुम्हें घर से निकाल दिया तो मोमो कहती पर मैं पापा से प्यार करती हूँ ना और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती, मैं उन्हें हैप्पी देखना चाहती हूँ।
तो चिड़िया कहती देख लेना, अपनी बेटी मिलने के बाद वो तुम्हें भूल जाएगा। अब मोमो उदास हो जाती, कहती क्या सच में ऐसा होने वाला है। अब तभी अब आयशन आता है, बहुत ही दुखी होता है, कहता है मोमो मुझे कुछ भी पता नहीं चला मेरी बायोलॉजिकल बेटी के बारे में। कि मोमो कहती पापा रोना बंद करो, मैं आपकी विश को पक्का पूरी करूँगी। फिर आगे सीन 1 महीने बाद का, जहाँ पर मोमो तो ताऊ से मिलने घर आती हैं, जहाँ वो भगवान जी से प्रार्थना करती कि भगवान जी प्लीज़ मेरी सुन लो, पापा को उनकी बायोलॉजिकल बेटी दिलवा दो। इसके बदले आप जो कहोगे ना मैं करूँगी, मैं कभी कैंडीज भी नहीं खाऊंगी। अभी सारी बातें तो मिस्टर जी सुनते। मोमो कहती मैं चाहती कि मेरे पापा हमेशा हैप्पी रहें। फिर आगे मिस्टर जी तो टैंग के पैरों का इलाज करते हैं और कहते हैं बायशन मोमो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और स्वीट पर्सन है, अगर तुम्हें तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी मिल जाए तो ठीक है, तुम मुझे मोमो को दे देना, मैं उसे अपनी पोती बना के रखूँगा। भी टैंग कहता है मास्टर जी लाइन में मैं तो खड़ा हूँ ना बायशन, तुम उसे मुझे दे देना, मैं उसका पापा बन जाऊँगा। तो बायशन कहता चुप रहो, मेरी मोमो मेरे लिए तो जान से भी ज़्यादा कीमती है, मैं उसे तुम सबको नहीं दे सकता, और मैं जिंदा हूँ ना अपनी बेटी के लिए। तो मिस्टर जी कहते पर मोमो को नहीं पता ना कि तुम उसकी कितनी केयर करते हो। तो बायशन कहता हाँ सारी गलती मेरी है, अपनी बायोलॉजिकल बेटी को खोजने की वजह से मैं तो मोमो की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। और तभी वहाँ पर तो मोमो आती है और वो तो टैंक को कैंडीज देती है और यहाँ टैंक की तो ट्रीटमेंट पूरी होती है। यहाँ पर वो तो अपने पैर पर फिर से खड़ा हो पाता है, यहाँ पर वो काफ़ी खुश होता है। और तो मोमो के साथ में गार्डन जाने की घूमने जाने की बातें करता है कि तभी बायशन बाहर तो स्नोफॉल को देखता है और मोमो की बात याद करता है जो बताती माँ ने कहा था कि मेरा बर्थडे तो स्नोफॉल के दिन ही हुआ था। फिर आगे सीन स्नोफॉल का, जहाँ बायशन कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारा बर्थडे स्नो डे के दिन ही है, मेरी प्यारी बेटी हैप्पी बर्थडे। तो चलो हम स्नो में खेलते हैं। और यहाँ पर मोमो तो बहुत ही खुश होती है। अब बायशन कहता है क्या तुम स्टार्स को पकड़ना चाहती हो या स्नोफॉल को, और यहाँ पर वो तो मोमो को गोद में उठाता है। बायशन अपनी प्यारी सी बेटी मोमो को प्रिंसेस की तरह यहाँ पर ट्रीट करता है, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस काफ़ी ठंडे, कार में चलते हैं। कि मोमो कहती पापा चलो कार में चलते हैं, आप थक गए तो। कि बायशन कहता है, तो बायशन कहता है मोमो तुम्हें हमेशा मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी हैप्पीनेस के बारे में भी सोच सकती हो और मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो। तो वो कहती पापा मैं तो प्ले करना चाहती हूँ। और इनकी मस्ती यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाती है, वो भी ढेर सारी। मोमो काफ़ी खुश होती है, सोचती पापा के कंधे सच में कितने स्ट्रॉन्ग है ना, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी इतनी केयर की और मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिली है। फिर आगे से मोमो कहती अंकल हम कहाँ जा रहे हैं। सेक्रेटरी कहता है अंदर जाके पता चल ही जाएगा। और अंदर तो बायशन मोमो का वेलकम करता है, बोलता है प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे। उसने मोमो के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है और कहता है अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम मेरी बाई फैमिली की प्रिंसेस हो। मैं प्रॉमिस करता कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा और मैं अच्छा पापा बन के दिखाऊँगा, क्या तुम्हारी हाँ ही। यहाँ मोमो बहुत ही खुश होती, कहती पापा मैं भी अच्छी बेटी बनूंगी। और भागते हुए तो बायशन के पास आती है। अब सब यहाँ पर तो क्लैपिंग करते हैं। और मिस बाई कहती सच में मोमो तो बायशन की बायोलॉजिकल बेटी ही लगती है। अब फिर बायशन तोहफे दिखाता है और कहते हैं मेरी बेटी दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। कि मोमो कहती मेरे पापा भी दुनिया के सबसे बेस्ट पापा है। फिर आगे सीन मोमो का, जहाँ उसे बुखार हो जाता है और बायशन काफ़ी परेशान होता है कि हाँ मोमो तो सपना देखती है, जहाँ सपने में वो अपने घर होती है और वहाँ पर सॉन्ग आती है। तो मोमो कहती है माँ मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। तो सॉन्ग कहती मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस करती हूँ, मेरी गलती कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई, तुमने काफ़ी सफ़र किया ना। कि मोमो कहती माँ प्लीज़ रोना बंद करो, मेरे पास ना हैंडसम पापा है जो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, पर मैं चाहती कि अभी मेरे पास वापस आ जाओ, हम सब हैप्पी फैमिली बन के रहेंगे ना। फिर वापस सीन जाओ सपने में बार बार माँ कह के बुलाती है। कि बायशन कहता है मोमो तो जग जाती, कहती पापा मैंने माँ के बारे में सपना देखा। तो बायशन कहता है तुम्हारी माँ कैसी थी। तो मोमो कहती उनके हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे, ब्यूटीफुल थे, वो काफ़ी स्वीट है, उन्हें प्रिटी ड्रेस पहनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनकी स्मेल काफ़ी नाइस है। बायशन कहता है माँ ने सपने में क्या कहा। तो वो कहती है माँ ने कहा कि वो मुझे बहुत ही मिस कर रही है और मैं भी उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत ही अच्छे पापा हैं, वो मेरी वरी ना करे। मेरी माँ ने कहा कि मैं आपको थैंक यू भी कहूँ, आप मेरी कितनी केयर करते हो ना। अब ये सारी बातें सुनकर तो बायशन काफ़ी भावुक होता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अब उसके पीछे मोमो जाते कि तभी वो तो टेबल पर रखे वॉलेट को देखती, कहती पापा का है ना। और इसमें वो तो सॉन्ग की फ़ोटो देखती, कहती तो मेरी माँ की फ़ोटो है।
और तभी रूम में तो वैशन आता है, कहता है क्या हुआ? तो कहती पापा आपके वॉलेट में मेरी माँ की फ़ोटो क्यों है? और वैशन हैरान हो जाता है, कहता है क्या ये तुम्हारी माँ है? तो मोमो कहती हाँ आप मेरी माँ को जानते हो? तो वैशन कहता है मोमो तुम्हारी माँ का नाम सॉन्ग जी है? और मोमो यहाँ पर हाँ कहती कि वैशन तो रोता है और कहता है पर तुमने कहा कि तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। तो मोमो कहती हाँ पिछले साल मैंने कहा था कि वो तो लॉन्ग ट्रिप पर जा रही हैं और मैं अपने अंकल और आंटी के साथ रहूँ कुछ दिनों के लिए, वो वापस आएंगी। लेकिन बाद में अंकल ने बताया कि माँ का कार का हादसा हो गया और उनकी डेथ हो गई। पर पापा आप क्यों रो रहे हो? तो वैशन कहते तुम्हारी माँ मेरी पुरानी दोस्त है और मैं तुम्हारी माँ को कई सालों से खोज रहा हूँ। आप बस अपने पेरेंट्स की बात याद आती कि मोमो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देती है और सोचता है कि सच में मोमो मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। और कहते मोमो तुम पहले सो जाओ, हम बाद में बातें करेंगे। फिर आगे सिंह जो डॉक्टर को तो मोमो का ब्रश देता है और उसकी और मोमो के डीएनए करवाने की बात करता है। फिर आगे सिंह मोमो घर आ जाती और वो गार्डन में प्ले कर रही होती कि तभी आंटी को फ़ोन आ जाता है। वो कहती मैं अभी आती हूँ और साइड में जाती है कि तभी मोमो को दूर से तो मिस्टर ली देख रहा होता है। अब ली तो यूजिन की बातें याद करता है कि वैशन तो डीएनए की रिपोर्ट करवा रहा है। अगर उसे पता चला कि मोमो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है तो मेरा प्लान तो बाय फैमिली में शादी करके बाय फैमिली की प्रॉपर्टी को पाने का ख़त्म हो जाएगा ना। ऐसे वो तो 20 मिलियन देती, कहती जो करना है करो और तुम मोमो को विदेश भेज दो ताकि उसे वैशन कभी खोज ना पाए। और वो यहाँ पर तो मोमो को ख़त्म करने की बात करती है और कहती है मेरी वैशन से शादी होने के बाद तो हमारा बच्चा होगा ना और वही बाय फैमिली की प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। और वापस से ली का जहाँ मोमो से बहाना करता है मोमो को उसकी माँ से मिलवाने का और उसे वहाँ से वो तो लेकर जाता है। और यहाँ वैशन के हाथ में तो डीएनए की रिपोर्ट होती, उसे पता चलता है कि मोमो उसकी तो बायोलॉजिकल बेटी है। वो तो बहुत ही खुश होता है और रोता है, कहता है आई एम सॉरी मोमो, मेरी गलती कि मैंने तुम्हें पहले नहीं खोजा, तुमने कितना कुछ सफ़र किया। तभी भागते सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है बॉस बुरी खबर है, यंग लेडी तो घर से गायब है। अब वैशन सारे रोड्स को ब्लॉक करने की और पुलिस को खबर करने की बात करता है और यहाँ से कार का जहाँ पर ली कहता है मैं तुम्हें विदेश ले जाकर बेचने वाला हूँ, तुम वैशन से कभी मिल ही नहीं पाओगे। मोमो तो काफ़ी डर जाती और वो तो कार की विंडोज़ को ओपन करती है और कहती लिटिल बर्ड्स जाकर मेरे पापा को बताओ कि मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हें खाने के लिए ना ढेर सारे बग्स दूंगी। अब यहाँ ली तो मोमो को बेहोश कर देता है। फिर आगे सिन वैशन को वो तो पूरी सिटी में मोमो को खोज रहा होता है पर उसे कहीं मोमो नहीं मिलती। फिर आगे मोमो के खिलौनों को देखकर तो रोता है कि तभी वहाँ पर ढेर सारी चिड़िया आ जाती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस पता नहीं सब कहाँ से आके मैं इन सबको भगाता हूँ। कि तभी चिड़िया आसमान में तो नंबर्स को बनाती है जिसे देखकर वैशन समझ जाता है कि ये तो कार प्लेट के नंबर है और कहता है 62, 51, 53 इस कार के नंबर को पता करो ये कहाँ है। फिर आगे सीन रोड पे जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है बॉस यहाँ तो कार की तलाशी चल रही है। तो ली कहता है किसी कुछ भी पता तो नहीं चलेगा। कि तभी टैंक तो कार के पास आता है और तलाशी की वो तो बातें करता है, देखता है अंदर तो कोई है नहीं। तभी ली कहता है मुझे काफ़ी अर्जेंट काम है और जाने की बातें करता है। तो टैंक कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। कि तभी वहाँ पर तो वैशन आ जाता है और चिल्लाता है रोको उसे। और वहाँ से ली भागने जाता है कि टैंक उसे पकड़ लेता है और वैशन कहता है मेरी बेटी इसी कार में है। अब उसे कार में गिफ्ट्स के पीछे तो मोमो मिल जाती है। अब यह वैशन तो ली के लगा देता है, कहता है बोलो तुमने किसके कहने पर किया, तुम्हारा इरादा क्या है। फिर आगे सीन वेयर हाउस का जहाँ पर ली के हाथ पैर तो बंधे होते हैं और वो तो सॉन्ग की बातें करता है। तो वैशन कहता है तुम्हारा सॉन्ग से क्या रिश्ता है। तो ली कहता है मैं सॉन्ग से प्यार करता था पर सॉन्ग हमेशा बस तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारे और सॉन्ग के ब्रेकअप के बाद मैं तो सॉन्ग से मिला था, मैंने देखा कि वो और मोमो कितना सफ़र कर रहे हैं। मैं हमेशा उससे मिलने जाता था और मैंने हेल्प की बातें की थी पर उसने हमेशा मुझे मना किया। और वो तो वैशन को मजाक उड़ाता है, कहता सच में सॉन्ग कितनी पागल थी ना कि उसने तुम जैसे पर्सन से प्यार किया। मानता मैं घटिया पर्सन हूँ पर तुम कौन से अच्छे पर्सन हो। जब मोमो और सॉन्ग बाहर सफ़र कर रहे थे तुम कहाँ थे, तुमने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। और फिर वैशन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ली को पकड़ता है कि ली कहता है तुम्हें क्या लग रहा था कि सॉन्ग और किसी और मैन के साथ में अफेयर है इसलिए तुमने ब्रेकअप किया ना। पर सच है कि तुम्हें कभी भी सॉन्ग ने धोखा नहीं दिया था, वो मरते समय भी तुम्हारी थी। और यहाँ वैशन तो काफ़ी रोता है और पास्ट की बात याद करता है, कहता है सारी बातें रिमर्स है ना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम हाँ कह दो मैं तुम पर भरोसा कर लूँगा।
ये सॉन्ग तो चुप होती है। बाशन कहते मैंने कहा कि तुम बताओ मुझे कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो। कि वो कहती बस करो, मैं तुमसे ब्रेकअप चाहती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सीन जहाँ वो तो सॉन्ग के घर जाता है, कहता है मुझसे बात करो, तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। कि तभी वहाँ पर तो आंटी आ जाती है और कहती है कि लड़की तो घर खाली करके जा चुकी है। वो कहती कहाँ गई है। आंटी कहती मुझे क्या पता। और आपस में बाशन तो रोता है, कहता है सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, और तुम तो मुझसे दूर चली गई ना। यहाँ वो सीढ़ियों से तो गिर जाता है। फिर किसी ने अस्पताल का जो मोमो से मिलने आता है। मोमो बहुत ही खुश होती है और वो तो बाशन के पास भागते हुए आती है। तभी बाशन के हाथों की चोटों को देखती, कहती पापा कि आपको पेन हो रहा है। उसके हाथों पर वो तो फूक मारती, कहती माँ ने मुझे सिखाया था। फिर वो याद करता है जहाँ पर उसे चोटें आई होती है, और सॉन्ग तो उसके हाथों को पकड़ती है और कहती क्या ये ठीक हो गया। तो बाशन कहता है तुम भी ना पागल हो। और वापस से मोमो कहती पापा दादी ने कहा कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, क्या सच है। तो बाशन कहता हाँ मैं ही तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं तुम्हें खोज नहीं पाया। तो मोमो कहती नहीं, माँ ने कहा था कि गलती तो सब करते हैं ना, और जिसे पछतावा हो और जो माफ़ी मांगे उसे माफ़ कर देना चाहिए। फिर आगे सीन जहाँ पर बाशन और मोमो को लगता है कि सॉन्ग की डेथ हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। प्रिया के घर पर जहाँ पर यूजिन तो मिलने आती है बाशन से, और मोमो से यहाँ पर तो बातें करती, काफ़ी गुस्सा होती कि मोमो कैसे बच गई ली से। मोमो को दूर करने के बारे में वो तो प्लान सोचती कि तभी यहाँ पर बाशन आता है, कहता है क्या बात है। तो वो कहती है मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं, तुम्हें कहीं चोटें आई थी ना, तुम ठीक हो। तो बाशन कहता हाँ अब जा सकती हो। कि तभी वो तो बाशन से अकेले बात करने के लिए कहती। फिर आगे सीन वो कहती मुझे पता है कि मोमो की माँ की डेथ हो चुकी है और तुम भी सिंगल हो ना, पर हमेशा तुम्हारे बारे में तो कितने गॉसिप होते, तुम्हारे झूठे अफेयर्स के बारे में, और मोमो के बारे में क्या, उसे कोई मां नहीं चाहिए। हम दोनों बचपन के दोस्त तो हैं ना। और यहाँ पर वो तो बाशन से शादी करने की बात करती कि बाशन कहता है मैंने कितनी बार कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं लाइफ में कभी भी शादी करना नहीं चाहता। और बात रही मोमो की केयर की, तो मेरे घर में तो डजन्स भर नौकर हैं। और वो तो बहाने करती कि सब तो मोमो को अपनी नहीं मानेंगे ना। तो बाशन कहता अच्छा तुम कौन सी मोमो की बायोलॉजिकल माँ हो। और वो यहाँ पर गुस्सा होती, कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम बार बार मुझे मना क्यों करती हो, मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ, अच्छी वाइफ भी। तो बाशन काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो यूजिन शादी के बाद बेटा देने की बात करती है। तो बाशन कहता है मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है, मुझे नहीं शादी करनी और ना ही मुझे कोई बच्चा चाहिए। और वो तो गुस्से में चला जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर मोमो तो ग्रैंडपा ग्रैंडमा के साथ में टीवी देख रही होती कि वो बातें करते बाशन की सिंगल होने की, कि वो लाइफ कैसे स्पेंड करेगा, उसे कोई ना कोई चाहिए ना। और वो चाहते कि बाशन तो शादी कर ले, बोलते शादी के बाद पक्का बाशन तो हैप्पी रहेगा। वे सारी बातें मोमो सुनती। फिर आगे सीन वो मिलने जाती है यूजिन से। यूजिन कहती मेरा घर तुम्हें कैसे पता, क्या बाशन ने बताया है क्या। तो मोमो कहती हाँ। कि यूजिन तो काफ़ी खुश होती है, और तभी घर में उसे तो कैट दिखाई देती है। और ये मोमो कहती मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मम्मी बन जाओ, ताकि मेरे पापा लाइफ में सिंगल ना रहें और वो काफ़ी हैप्पी रहें। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बातें कर रहे थे, मैंने सुना। अब यूजिन तो खुश होती, सोचती क्या बाशन के पास मैं इसके ज़रिए जा सकती हूँ। कि मोमो कहती है आंटी ये कैट मुझे बहुत ही पसंद है, क्या मैं इसके साथ में प्ले कर सकती हूँ। तो वह कहती तुम्हें लेके जाना है तो इसे लेकर जाओ, मुझे वैसे भी नहीं पसंद। तभी कैट कहती हाँ हाँ मुझे जल्दी ले चलो, वैसे मुझे खाने को खाने भी नहीं देती। और वहाँ से मोमो कैट को लेकर चली जाती है। तभी उसे लेने तो बाशन आ जाता है, और यूजिन कहती कि मोमो मुझे बहुत ही पसंद करती और ये चाहती कि मैं इसकी मॉम बनूं। फिर आगे से जहाँ बाशन पूछता है मोमो बताओ तुम्हारी सारी बातें करने की वजह। तो मोमो बताती मैं नहीं चाहती कि आप सिंगल रहो और अनहैप्पी रहो। तो बाशन कहता है मोमो देखो तुम अभी यंग हो, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तो ओल्ड हो जाऊंगा ना। तो क्या तुम ओल्ड होने के बाद मेरे हाथों को पकड़ के मुझे टहलने लेके जाओगी, हम साथ में गार्डन घूमने चलेंगे, क्या मैं तुम्हें अनोइंग लगूंगा उस टाइम। तो मोमो कहती नहीं। तो बाशन कहता है मेरे पास इतनी प्यारी बेटी है ना मुझे हैप्पीनेस देने के लिए, तो फिर मुझे कोई और क्यों चाहिए। फिर कैट कहती है मोमो यूजिन ना काफ़ी बैड पर्सन है, वो मुझे कभी खाने को खाना भी नहीं देती और ना ही पानी देती, वो तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती। कि मोमो कहती ठीक है उसके बारे में ना नहीं सोचूंगी। फिर आगे सीन जहाँ मोमो तो कैट को नई ड्रेस पहनाती है और कहते आज से ये तुम्हारा घर है। कि तभी कैट तो मोमो की मॉम की यानी कि सॉन्ग की फोटोज को देखती है और उससे बातें करती है। कि बाशन कहता है इसने क्या कहा अब। तो मोमो कहती इसने कहा कि इसने मेरी माँ को देखा है।
अब भाषण कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो मोमो कहती ये कह रही कि मेरी माँ बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, इसलिए इसे मेरी माँ का फेस याद है। तो भाषण कहता है यूजिन तो सॉन्ग को नहीं जानती। मोमो कहती म्यू ने बताया कि लास्ट टाइम इसने तो मॉम को विंटर की सीजन में आंटी यूजिन के घर देखा था। जहाँ म्यू ने ग्लास को फोड़ दिया था तो यूजिन आंटी ने म्यू को तो घर से निकाल दिया था जहाँ उसने मेरी माँ को देखा था। और सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर सॉन्ग तो रोती कहती लिटिल कैट बाहर कितनी ठंडी है ना, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, उसे भी कितनी ज़्यादा ठंडी लग रही होगी। मैं तो खुद की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं खुद को बचा पाती तो फिर मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर चली जाती। और तभी यूजिन आती कि सॉन्ग तो रोती कहती प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बेटी काफ़ी छोटी, मुझे उसके पास जाना है, वो मेरा वेट कर रही है। कि यूजिन तो सॉन्ग को लगा देती है और कहती तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम दूर रहोगी बाइशन से, फिर तुम उसके पास क्यों गई? मुझे तुम्हें तो विदेश भेजना ही पड़ेगा ताकि तुम वापस ना आ पाओ। अब वापस इन म्यू सारी बातें बताती मोमो को और मोमो बताती है बाइशेन को। कहती उन सब ने मॉम को तो बेच दिया, यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती है। कहती मम्मी जिंदा है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तो बाइशेन मोमो को चुप करवाता है और वो तो सॉन्ग को खोजने की बात करता है। फिर आगे से जहाँ पर टैंग और बाइशेन तो पता करने का ट्राई करते हैं कि सॉन्ग को यूजिन ने कहाँ छुपा रखा है और वो कहाँ पर है। और यासिन मोमो का पूछती बर्ड से क्या तुम बता सकते हो इस फोटो को देखकर कि मेरी माँ कहाँ पर है? वो कहते मुझे नहीं पता। तो मोमो कहती मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दूंगी, प्लीज़ तुम अपने दोस्तों से पूछो और बताओ कि मेरी माँ कहाँ है। वो बोलते ठीक है हम ट्राई कर सकते हैं ना कि वो कहाँ पर है। फिर आगे सीन जहाँ पर बर्ड्स तो अपने ढेर सारे दोस्तों को बुला के लेकर आती है और है मोमो तो सबको फ़ोटो दिखाती है और 1 साल पहले विंटर की बातें वो तो बताती है कि सब कहते इतनी पुरानी बातें हमें याद तो नहीं होगी ना कि मोमो। यहाँ पर तो रोती है और यहाँ पर तभी बाइशेन आ जाता है कि बर्ड्स कहते हाँ हमें याद आ गया, तुम्हारी माँ जिंदा तो है और इस कंट्री में शायद नहीं है। या किसी जहाँ टैंक पता करता है विदेश के बारे में, कहता है वहाँ पर यूजिन के कनेक्शंस तो है, मुझे लगता है कि भाभी वहाँ पर ही होगी। पैशन वहाँ जाने की बातें करता है तो मोमो कहती मैं भी साथ में चलूंगी। फिर आगे से विदेश का जहाँ पार्टी हो रही होती और वहाँ पर हम तो सॉन्ग को देखते, वो तो वहाँ पर वेटर होती है। अब उसे कस्टमर अपने पास बुलाता है, कहता है सच में कितनी ब्यूटीफुल है ना। तभी मैनेजर कहता है ये किसी काम की नहीं है, ये यहाँ पर सफाई का काम करती है और ये तो म्यूट है, ना ही गाना गा पाती और ना ये कस्टमर को हैप्पी कर पाएगी 1 साल से, और किसी काम की नहीं है। तो जू कहता है किसी किसी को म्यूट पर्सन भी काफ़ी पसंद आ सकते हैं ना, तुम्हें तो दूसरे कस्टमर से इसके बारे में पूछना चाहिए, हमें अच्छी खासी प्राइस मिल सकती है। अब यह सॉन्ग तो जाने की भीख मांगती कि वो तो सॉन्ग की एक नहीं सुनते। और यहाँ उसी पब के बाहर तो बाइशेन टैंग और मोमो आ जाते हैं। टैंग कहता है न्यूज़ तो यहाँ के ही मिली थी। अब बाइशेन तो अंदर जाने की बातें करता है तो टैंग कहता है भैया इस जगह पर कम से कम 100 बॉडीगार्ड्स तो होंगे ना, हम अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि सबने भाभी को छुपा दिया, कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे, हमें सेफली जाना होगा। तो वो कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लिटिल मॉस ने कहा था कि रात की 1 बजे तो कचरा लेने के लिए वहाँ लोग आते और दरवाज़ा खुला रहता है, सब कुछ खाली रहता है। तो बाइशेन कहता है उस टाइम हम तो अंदर जा सकते हैं ना फ़ायदा उठा के। और वो तो बर्ड से हेल्प मांगने की बातें करती है तो टैंग कहता है भैया मानना पड़ेगा कि मोमो कितनी स्मार्ट है ना, ये तो कोई जासूस बन सकती है, वो भी फेमस वाली। कि बाइशेन कहता है सोचना भी मत, मैं बस सॉन्ग को बचाने के लिए लास्ट टाइम मोमो की सुपर पावर्स का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद तो मोमो नॉर्मली और हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करेगी। और तभी वहाँ पर तो तोता आ जाता है और मोमो से कहती है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगी, और यहाँ वो तो हेल्प की बातें करती। फिर आगे से वॉशरूम का जहाँ पर सॉन्ग तो रोती है, कहती है 1 साल से मैं तो म्यूट होने का नाटक कर रही थी, पर क्या फ़ायदा, अब ये सब मुझे तो बेचने वाले हैं ना, बिना इज्जत के जी के भी क्या फ़ायदा, मैं किसी को भी मुझे टच करने तो नहीं दूंगी। और वो फिनाइल की बोतल को देखती कहती क्या मैं इसे पी जाऊं, और तभी रुक जाती कहती है मोमो आई एम सॉरी, मैं अगले जन्म में तुमसे मिलूंगी, मुझे माफ़ कर देना। और वो तो बोतल के पीने जाती कि तभी वहाँ पर चिड़ा की आवाज़ आती। अब वो दरवाज़ा ओपन करते के अंदर तोता आ जाता है और उसके मुंह में तो मोमो का ब्रेसलेट होता है, इसे सॉन्ग के हाथों में देता है। सॉन्ग तो पहचान लेती कहती ये तो मेरी बेटी का है। और सिर्फ फ्लैशबैक का मोमो कहती पक्का मेरी माँ इसे ना पहचान ही लेगी, उन्होंने इसे मेरे लिए बनाया था। सॉन्ग कहती मेरी बेटी कहाँ पर है कि यहाँ पर तोता तो सॉन्ग के हाथों में चिट्ठी को देता है। फिर आगे सीन जहाँ पर चूहा कहता है मोमो से यहाँ पर सब आने वाले हैं छुप जाओ। और वहाँ पर एम्प्लॉय तो कचरा लेकर आते कि तभी वहाँ टैंक तो एक मैन को बेहोश कर देता है और कहता है बाइशेन यहाँ से चली जाओ। अब वो पीछे के दरवाजे पर तो सॉन्ग का वेट करते कि सॉन्ग तो चिट्ठी के हिसाब से दरवाजे के पास आ जाती है जहाँ मोमो चिल्लाती है माँ। और फाइनली यहाँ पर सॉन्ग तो रोती हुई अपनी बेटी को गले लगाती है।
बैशन सॉन्ग के हाथों को पकड़ता है और कहता है वाइफी घर चले। कि तभी यहाँ मैनेजर आ जाता है, कहता है इन सबको यहाँ से जाने मत दो। कि बीच में सॉन्ग आ जाती, कहती तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। वो मैन तो गुस्सा करता है, बोलते तुमने म्यूट होने का नाटक किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। कि तभी बैशन तो उसके 12 बजा देता है और तभी टैंग अपना ID कार्ड दिखाता है, कहता है कॉपरेट करने को। मैनेजर कहता है क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट से हो? तभी टैंग कहता है भैया भाभी मुझे कुछ नहीं होगा, आप घर जाओ, मेरी टीम यहाँ पर तो आने वाली है। फिर आगे से घर का जा मोमो बहुत ही खुश होती हैप्पी फैमिली मिलने के बाद। फिर रात को जा सॉन्ग अकेले खड़ी होती कि वहाँ बायशेन आता है। अब सॉन्ग उसे तो गले लगाती है और बायशेन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें खोज ना पाया, पर इतने सालों तुम मुझसे क्यों छुप रही थी, आखिर क्या हुआ था? तो सॉन्ग बताते कि यूजिन तुमसे प्यार करती थी, वो तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए उसने तो मुझे बेहोश कर दिया था किसी के हेल्प से, और मेरी उसने तो फोटोज ली थी, वो भी फटे कपड़ों के साथ। उसने अफवाह फैलाई कि मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ। तो बैशन कहता तुमने मुझे सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? सॉन्ग कहती उसने मुझे डराया था, उसने कहा अगर मैंने तुमसे शादी की तो मैं ढेर सारी फोटोज को पब्लिक कर देगी, तुम्हारी इज्जत को वो बर्बाद कर देगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तो अब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और मुझे भी लगता था कि मैं तुम्हारे काबिल तो हूँ नहीं ना, पर बाद में पता चला कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। और फिर हमारी बेटी मोमो हुई। मैंने बहुत से जॉब खोजे, पैसे कमाना चाहा, पर ऐसा कुछ ना हो पाया, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मोमो से मिलवा दूँ ताकि मोमो हैप्पी लाइफ स्पेंड करे। और तुम उसके पापा होने में चाहती थी कि तुम उससे मिलो, और मैं तुमसे मिला रही थी कि तभी यूजिन को सारी बातें पता चल गई। उसने मेरी किडनैपिंग करवा ली और फिर उसने मुझे तो विदेश में बेच दिया। अब यह वो तो सारी बातें बता दी कि बैशिन उसे पकड़ता है, कहता है सारी पास्ट की बुरी बातें खत्म हो चुकी है, अब से हमारी तीनों की हैप्पी फैमिली होने वाली है ना। ये सॉन्ग कहती है कि यहाँ बैशिन का प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। फिर किसी मॉर्निंग का जहाँ बैशिन तो सॉन्ग के लिए खाना बनाता है और सॉन्ग को खिलाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर टैंग आ जाता है और वो तो डम्पलिंग्स को खा लेता है। कहता है पता है मैं कितना थक चुका हूँ। अब यह सब तो हंसते हैं और टैंग कहता है कि मुझे यूजिन के खिलाफ तो सारे सबूत मिल चुके हैं। फिर किसी ने यूजिन के घर का जहाँ पर मोमो और बैशन तो जाते हैं कि यूजिन काफी खुश होती, बोलती तुम मुझसे मिलने आई हो ना। कि तभी वहाँ पर वो तो सॉन्ग को देखती, कहती है यहाँ कैसे आई, तुम तो बिग कंट्री में थी ना। कि बैशन कहता है तुम्हारी पोल अब खुल चुकी है। तभी टैंग तो यूजिन की गिरफ्तारी करता है और यह सॉन्ग तो यूजिन के 3-4 लगा ही देती, कहती तुमने जो किया है उसके लिए सब तो बहुत ही कम है। तो यूजिन गुस्से में बोलती तुम्हारी स्टोरी मुझे ना खत्म कर देनी चाहिए थी। कि टैंग कहता है अब स्टोरी तुम्हारी खत्म होने वाली है, और कहता है भैया मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। और तभी बैशन कहता है मोमो तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारा घर पे वेट कर रहे, और कहता है वाइफी, और कहते हैं वाइफी इस न्यू ईयर में तो पूरी फैमिली हमारे साथ है ना। कि सॉन्ग कहती हाँ हबी, और यहाँ पर तीनों तो बहुत ही खुश होते हैं और वो अपनी लंच पार्टी में जाते हैं। और यहाँ प्यारा सा ड्रामा तो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।